नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नई बहस के बारे में जिसने भारत की सबसे सम्मानित संस्थाओं में से एक यानी भारतीय सेना को सीधे सीधे राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। और इस पूरी बहस की चिंगारी कहाँ से लगी? एक चौंकाने वाले दावे से जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। जी हाँ, एक बड़े राजनीतिक नेता का ये बयान ही आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बयान इतना बड़ा क्यों बन गया और इससे देश की राजनीति में कौन से नए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी बड़े पॉलिटिकल फिगर ने कॉरपोरेशंस और ब्यूरोक्रेसी से आगे बढ़कर सीधे सीधे हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर यानी सशस्त्र बलों पर इस तरह के कंट्रोल का दावा किया है। अब तक ये बातें आप जानते हैं, कॉरपोरेट या सरकारी महकमों तक ही सीमित थीं, सेना तक कभी नहीं पहुंची। अच्छा, तो एक तरफ तो ये राजनीतिक दावा है, अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं, यानी कि सेना की जो अपनी व्यवस्था है, जो उसका मेरिट बेस्ड सिस्टम है, वो क्या कहता है। तो यहाँ पर ना एक सीधी टक्कर है। एक तरफ है ये राजनीतिक दावा कि सेना पर एक छोटे से ग्रुप का कंट्रोल है, और दूसरी तरफ है सेना का अपना लोकाचार जो कहता है कि यहाँ सब कुछ मेरिट के आधार पर है, सभी नागरिकों के लिए दरवाजे खुले हैं और यहाँ जाति या धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर हम भारतीय सेना की भर्ती के पिलर्स को देखें तो वो बिल्कुल साफ हैं। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर होता है। यहाँ किसी भी जाति या धर्म के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये पूरी तरह से कास्ट न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल पॉलिसी है। मतलब अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और देश की सेवा करने का जज्बा है तो बस वही देखा जाता है। अब ये जो पॉलिसी है ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलना होगा। देखिए, 1947 से पहले जब ब्रिटिश सेना थी तो वो कंट्रोल बनाए रखने के लिए बाकायदा जाति और धर्म के आधार पर जनगणना करते थे। लेकिन 1947 के बाद जैसे ही भारत आजाद हुआ, इस प्रैक्टिस को तुरंत खत्म कर दिया गया। क्यों? ताकि एक सच्ची नेशनल आर्मी बनाई जा सके जिसमें पूरा देश एक हो। हाँ, आज भी आपको सिख या जाट रेजिमेंट जैसे नाम सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये एक विरासत है। भर्ती अब सबके लिए खुली है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी सेनाएं इस मामले में क्या करती हैं। तो अगर आप देखें, भारत में कोई जनगणना नहीं होती ताकि एक मेरिट बेस्ड यूनिफाइड फोर्स बनी रहे। अमेरिका में भी कोई फॉर्मल रेस या रिलीजन का सेंसस नहीं होता, वो खुद को रेस न्यूट्रल मानते हैं। और चीन, वो तो खैर ऑफिशियली एक नास्तिक देश है। वहाँ वफादारी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए है, किसी और पहचान के लिए नहीं। तो इससे एक बात साफ है कि सेना को पहचान की राजनीति से दूर रखना ये सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा, ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है। अब इस पूरी बहस को एक और बड़े डेवलपमेंट से जोड़कर देखते हैं, जो कि है आने वाली राष्ट्रीय जनगणना। ऐसा नहीं है कि सेना में रिजर्वेशन की मांग पहली बार उठी है। पहले भी ऐसी मांगें सामने आई हैं, जैसे 2023 में मुस्लिम्स के लिए 30% आरक्षण की बात हुई थी। लेकिन इन मांगों को कभी भी राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा सपोर्ट नहीं मिला कि ये कानून बन पाएं। और अब आता है साल 2026। ये साल बहुत अहम होने वाला है क्योंकि 70 साल से भी ज्यादा के गैप के बाद देश में आम आबादी के लिए पहली बार जाति आधारित जनगणना होने जा रही है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब पूरे देश में नागरिकों की जाति की गिनती होगी तो क्या इसका दबाव सेना पर भी आएगा? क्या सेना का भी सर्वे करने की मांग उठेगी? तो अब हमारे सामने एक अनसुलझा सवाल है, ये राजनीतिक बयानबाजी और आने वाली राष्ट्रीय जनगणना, ये दोनों मिलकर आगे क्या मोड़ लेंगे। अगर हम इस बहस के बढ़ने के स्टेप्स को देखें तो पहले ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी मांगें थीं। फिर ये मुद्दा मुख्य धारा की राजनीति में आ गया जब विपक्ष के नेता ने इसे उठाया। और अब आने वाली राष्ट्रीय जाति जनगणना एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर सकती है, जो पहचान के इस मुद्दे को बिल्कुल सामने ले आएगी। तो हम साफ देख सकते हैं कि कैसे ये मुद्दा साइडलाइन से उठकर अब नेशनल डिबेट के सेंटर में आ गया है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या हमारी सेना की वो नींव जो हमेशा से गैर राजनीतिक रही है, वो अब एक दोराहे पर है?